अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये आपका टेस्ट हुआ था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का। ये 60 मार्क्स का टेस्ट था और 45 मिनट्स जो थे वो इसको एलोकेट किए थे हमने। अच्छा जी, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। ये टेस्ट नंबर 5 था, ऑफिशियली 5 था। वैसे जो क्विज हुआ था वो अगर इसमें इंक्लूड कर दें तो वो फिर टेस्ट नंबर 6 बन जाएगा। अच्छा, कहते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में जी कहता है इट इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। बिल्कुल सही बात है। अकाउंटिंग साइकिल, चले एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ इसमें चीज़ें कौन कौन सी आती हैं। भैया जनरल एंट्री सबसे पहले होगी, फिर हम लेजर्स बना रहे होंगे, ठीक है। और लेजर्स की आपको पता है दो टाइप्स होती हैं, एक रनिंग अकाउंट बैलेंस और एक टी टी अकाउंट। हम टी अकाउंट जो है उसको प्रेफर करते हैं हमेशा, वैसे ही वो बना रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जी फिर ट्रायल बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये अकाउंटिंग साइकिल, फिर ट्रायल बैलेंस तक हम पहुंचते हैं। ट्रायल बैलेंस से पीछे दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो ये पहली बात तो सही है। कहता है जी इट इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो भाई दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये तो हमने जब रीडिंग की थी नोट्सों से तो उधर भी ये बात लिखी हुई थी। कहता है जी और दूसरे पे आए, ऑन जून 1 रुपीज 700,000, 7 लाख ऑफ गुड्स आर सोल्ड। 7 लाख की चीजें हमने बेच दी विद क्रेडिट टर्म्स ऑफ 2/10 और n/10। भाई 2/10 का मतलब क्या है, ये जो दो ऊपर है ये है जी डिस्काउंट की परसेंटेज, और जो 10 है ये परसेंटेज है, ये है जी नंबर ऑफ डेज। अगर कस्टमर 10 दिनों में पैसे दे दे तो कितना डिस्काउंट अवेल करेगा, 2%। और n/30 का मतलब क्या होता है, नॉर्मली नॉर्मली जो क्रेडिट पीरियड है वो 30 दिन का है। 30 दिन की सेल जो है वो जो बिजनेस है वो उधार पे करता है। ऑन कहता है जी जून 7, यानी 10 दिन अभी 10 दिनों के अंदर अंदर ही बात की जा रही है। कहता था कस्टमर रिटर्न रुपीज 50,000 ऑफ द गुड्स। ये है जी सेल्स रिटर्न, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो उसका सवाल है, कहता हाउ मच शुड द सेलर एक्सपेक्ट टू रिसीव। ये पूछ रहा है कि सेलर जो है वो कितना एक्सपेक्ट करता है, उसे कितने पैसे रिसीव होंगे। तो भैया इसमें क्या है, हमने देखना है जी कैश या बैंक कितने से डेबिट हो रहा होगा, हमने वो बताना है। तो भाई सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 7 लाख में से जो सेल्स रिटर्न है इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा जी 650,000, ठीक है। फिर उसके बाद 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी। तो भैया ये देखें ना, ये उसने 10 दिन के अंदर अंदर ही पेमेंट की है हमें। तो भैया 2% का डिस्काउंट मिला तो इसका मतलब है इसको 98% से मल्टीप्लाई करूं तो ये पैसे मुझे मिल रहे होंगे, जो कि बनते हैं 637,000। तो इसका जवाब है जी ए, अल्फा, ठीक है जी। और तीसरे पे आए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो भाई ये दोनों सोर्स डॉक्यूमेंट है। क्रेडिट नोट ये इशू करता है जी सप्लायर, सही है, जिसने सेल की होती है, और रिटर्न के केस में करता है से रिटर्न। तो ये दोनों जवाब हैं जी। डेबिट नोट जो है ये डॉक्यूमेंट है लेकिन सेल्स सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। सेल ऑर्डर भी डॉक्यूमेंट है लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। ये जो अब आपको क्वेश्चन आया था वो थोड़ा सा चेंज था, तो ये मैंने स्टेटमेंट अभी देख के थोड़ी चेंज की है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। कहता है डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर। बिल्कुल सही बात है, कंपनी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी डायरेक्टर्स की है। किसी स्टूडेंट ने सवाल किया था कि सर मैनेजर्स की नहीं होती। भैया काम डायरेक्टर जिससे मर्जी करवाएं, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल जो है वो डायरेक्टर्स ही होते हैं। हाँ, काम को डेलीगेट किया जा सकता है, डेलीगेट करने का मतलब होता है किसी को सौंप देना किसी और को, लेकिन रिस्पॉन्सिबल तो यही है ना जी डायरेक्टर। इसके मैंने एग्जांपल्स भी दी थी एक दो क्लास में। अच्छा, दूसरा कहता है पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर। भाई ये जो पब्लिक डिस्क्लोजर का मतलब है जनरल पब्लिक के पास चीज को हमने जनरल पब्लिक के लिए कोई चीज जो है उसे पब्लिक कर दिया। तो भैया जो पार्टनरशिप और जो इंडिविजुअल बिजनेस है ना उस केस में ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, ठीक है जी। तो सिर्फ ये वाली बी स्टेटमेंट सही है, उसमें तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि पब्लिक डिस्क्लोजर ये जो है इंडिविजुअल और जो है पार्टनरशिप, इस केस में हम
लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे रहे हो, जनरल पब्लिक को बना के दे रहे हो, तो ज़ाहिर बात है जब बनानी नहीं है तो फिर किसकी ज़िम्मेदारी? किसी की भी नहीं। हाँ, ये मैंने बताया था, अगर गवर्नमेंट रिक्वायर कर ले तो फिर बनानी पड़ेंगी। सही है? या हम बैंक से लोन लेने गए तो फिर बैंक ने हमें कहा जी कि बैंक से आप हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दें, फिर बनानी पड़ेंगी, फिर पार्टनर की ज़िम्मेदारी ज़िम्मेदारी हो जाएगी। ठीक है? लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट है, तो इसका हमने डिस्कस किया था कि भाई पार्टनरशिप के केस में, इंडिविजुअल के केस में ये ज़िम्मेदारी होती नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। हाँ, एक्सेप्शंस अपनी जगह हैं, तो इसका बी बनेगा जी। कहता है विच डिस्काउंट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन जर्नल एंट्री। भाई ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। ये कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट, प्रॉम्प्ट डिस्काउंट, ये सारी एक ही चीज़ें हैं। 6 पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वुड रिक्वायर अ डबल एंट्री। भाई सेल इनवॉइस याद रखिएगा, सेल ऑर्डर पे जनरल एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है जिससे हमें पता चल रहा होता है फलां बंदे से इतने पैसे लेने हैं। ठीक है? और अगर परचेज के सिस्टम को देखें तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिधर क्रेडिटर होता है। अगर सेल के सिस्टम को देखें तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे हमें पता चल रहा होता है कि डेटर से इतने पैसे लेने हैं। अगर परचेज का सिस्टम होगा तो हमें उससे पता चल रहा होगा कि फलां सप्लायर को हमने इतने पैसे देने हैं। ये स्टेटमेंट का मतलब है। तो इधर भी एंट्री नहीं होती, इधर होती है। 7 पे आए, कहता है एन एंटिटी रिसीव यूटिलिटीज बिल। ठीक है जी, कोई बिजली का बिल आ गया होगा, गैस का बिल आ गया होगा, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021। कहता है जी द बिल विल बी पेड ऑन 10 सितंबर 2021। द फाइनेंशियल एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30 सितंबर। अच्छा जी, कहता हाउ वुड द पेमेंट बी रिकॉर्डेड। अच्छा, इधर ना क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी। वो मिस्टेक ये थी कि भैया ये जो 10 सितंबर है ना, विल बी पेड, इसका मतलब है इधर अक्टूबर होना चाहिए था। ठीक है? इधर अक्टूबर होना चाहिए था। एंटिटी जो है उसका अकाउंटिंग पीरियड का एंड क्या है? 30 सितंबर। और कहता है जी पेमेंट तो आपने अभी की नहीं है, वो तो पे करनी है 10 अक्टूबर को, इधर सितंबर की जगह अक्टूबर होना चाहिए था। ठीक है जी, ये माजरत थोड़ी सी गलती हो गई थी इधर। अच्छा, अब भाई जैसे ही अकाउंटिंग पीरियड का एंड होगा तो हमने हमारे पास एक एक्सपेंस ऐसा होगा जो इंकर्ड तो हुआ लेकिन हमने अभी क्या है वो अदा नहीं किया, यानी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो हम एंट्री करेंगे यूटिलिटीज बिल या यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट। इधर अमाउंट कितनी है जी? अमाउंट नहीं आ रही, चलें वो हो जाएगा डेबिट। और सर यूटिलिटीज पेबल हो जाएगा क्रेडिट। यूटिलिटीज पेबल हो जाएगा सर क्रेडिट। ठीक है? ये तो एंट्री हमने 30 सितंबर पे कर दी होगी ना, या जिस दिन बिल आया उस दिन कर दी होगी। लेकिन देखें 10, वो पूछ रहा है कि 10 अक्टूबर जिस दिन पेमेंट हो रही है, पेमेंट तो सर होगी अगले अकाउंटिंग पीरियड में जाके, या था उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो सर देखें लक्ष्मी की आनियां है कि जानियां? सर जी ये है जानियां। तो आनियां डेबिट होती हैं, सही है? जो कैश है वो एसेट है ना, और उसकी जानियां क्रेडिट होती हैं। तो भाई कैश तो हो जाएगा क्रेडिट, तो सर डेबिट क्या होगा? सर जब आप पेमेंट कर देंगे तो वो जो आपकी जिम्मेदारी थी वो भी कम हुई। तो सर ये बना यूटिलिटीज पेबल या पेबल फॉर यूटिलिटीज, जो भी इसको लिखना है आपने। सर ये हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट होगा कैश या बैंक। ठीक है जी, उम्मीद है बात समझ गए होंगे। तो ये इसका जवाब है जी। यूटिलिटीज इधर एक्सपेंस नहीं होगा, यूटिलिटीज पेबल होगा। इसका बनता है डी ऑप्शन बनता है जी। ठीक है, इसका डी ऑप्शन है। अच्छा जी, अब आप इधर आए, 8 पे आए। कहता है बीटीएल परचेज गुड्स फॉर ₹1 मिलियन। कहता है जी परचेज की हैं गुड्स 1 मिलियन की ऑन क्रेडिट, उधार पे, फ्रॉम एसपीएल ऑन 5 दिसंबर। तारीख है जी 5 सितंबर। 1 मिलियन की चीजें हैं, कहता है, और परचेज की हैं। इफ बीटीएल पेज द फुल अमाउंट, कहता है अगर सारी अमाउंट दे दी जाए इकट्ठी विद इन 10 दिनों के अंदर अंदर, कहता है इट विल बी अलाउड आ सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, सेटलमेंट डिस्काउंट, तो भैया 5% का सेटलमेंट डिस्काउंट होगा। कहता है बीटीएल पेड 950,000 ऑन 12 दिसंबर। कब दिया? क्या 10 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर दी? बिल्कुल। 14 दिसंबर तक का हमारे पास टाइम था, तो पेमेंट कर दी जी 10 दिन के अंदर अंदर। एंड अवेल्ड द सेटलमेंट डिस्काउंट। कहता है जी मुझे एंट्री बताएं
टू रिकॉर्ड द डिस्काउंट। तो भाई रिकॉर्ड करना डिस्काउंट को, इसकी एंट्री क्या होती है? ये कौन सा डिस्काउंट है? ये डिस्काउंट है जी, आपने क्या किया होगा, परचेज का सवाल है, सेल्स का सवाल नहीं है, परचेज का सवाल है। तो परचेज के केस में हमें डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये गम की बात नहीं होती, ये खुशी की बात होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, ये परचेज एक्सपेंस होता है, तो जब डिस्काउंट मिला तो हमारा एक्सपेंस कम होगा, यानी परचेज क्रेडिट और क्रेडिटर क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसका ए जवाब है जी। क्रेडिटर का इधर नाम है एसपीएल, ठीक है, एसपीएल। तो ये जवाब है जी। उम्मीद है ये बात समझ के होंगे। 9 पे आई, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सही। कहता है परचेज ऑर्डर, जब आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो उसको कहते हैं जी परचेज, जिसने ऑर्डर किया। अब देखें ना, दो सिस्टम है, एक सेल्स है, एक है जी परचेज। आपने परचेज ऑर्डर कहते हैं जी, आपने कहा जी मैंने फलां चीज खरीदनी है, तो परचेज के सिस्टम में इसे परचेज ऑर्डर कहेंगे, तो सेल्स के सिस्टम में इसे सेल्स ऑर्डर ऑर्डर कहेंगे, ठीक है। परचेज ऑर्डर जो है, तो ये करता कौन है असल में जी, ये करता है बायर, करता है सेलर को। कहता इज इशूड बाय सेलर टू बायर, नहीं नहीं ये तो गलत हो गया ना, इशूड बाय बायर टू सेलर, ये सही है, ये वन तो गलत गलत हो गया। कहता व्हेन एन इनवॉइस इज रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर, कहता जिससे चीजें आपने खरीदी, जब इनवॉइस आपने रिसीव कर ली, इट शुड बी चेक्ड विद गुड्स रिसीव्ड नोट। बिल्कुल सही बात है। कहता है जब आपके पास इनवॉइस आ गई है, सही है, तो अब आप चेक करेंगे ना गुड रिसीव नोट के साथ कि जो चीजें आप, इनवॉइस पे क्या होता है, बिल की अमाउंट होती है, इतनी चीजें, सही है जी, इतनी चीजें हैं, 5 चीजें हैं, इतनी उसकी जो है प्राइस है, तो टोटल बिल इतना बना। आप वो चेक करेंगे गुड रिसीव नोट के साथ कि जी जो मैंने रिसीव किया है नोट, क्या उसमें यही चीजें आ रही हैं। तो उसके साथ आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे। क्रॉस वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, इधर भी देखेंगे उधर भी देखेंगे, क्या दोनों चीजें आपस में मैच कर रही हैं कि नहीं, ये क्रॉस वेरीफाई करने का मतलब होता है। तो भैया ये बिल्कुल सही बात है, इसका सी जवाब है। फिर जी 10 पे आए, कहता है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नोट पार्ट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई स्टेट 5 चीजें हैं जो कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में सिर्फ 2 चीजें हमारे सिलेबस में है, 5 चीजें जो हैं, जो 3 चीजें हैं वो FAR 1 में है। तो 5 है कौन सी, मैं रिपीट करता हूँ। एक तो है जी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, जिसे हम अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। दूसरी है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे बैलेंस शीट भी कहते हैं। फिर एक है जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। फिर एक है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और आखिरी है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये वाली भी है जी, सही है, ये ए भी है बी भी है। तो ये डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, भाई ये तो नहीं है ना, ये सी चार्ली और जो डेल्टा ये नहीं है, ये जवाब नहीं है, ये नहीं है पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जिसने बातें गौर से नोट्सों से पढ़ी थी, जब मैंने रीडिंग करवाई थी मेरे साथ या खुद, तो अल्टीमेटली उसका जवाब बिल्कुल सही होगा ये। तो इसका सी और डी था, सही है। ये मैंने टिक इसलिए लगाया कि ये दोनों स्टेटमेंट्स होती हैं और ये नहीं होती, और उसने नहीं का पूछा हुआ था, जो नहीं है वो बताना है। तो जी ये हो गया 10। 11 पे आई, कहता ABC एंड को सोल्ड गुड्स ऑन उधार कॉस्टिंग 2,09,000 एंड एक्सपेक्टेड दैट कस्टमर विल नॉट अवेल डिस्काउंट, के कस्टमर डिस्काउंट नहीं लेगा, ठीक है। स्टार्ट में एक्सपेक्टेशन थी कि कस्टमर डिस्काउंट नहीं लेगा, और कहता है जी ऑफ 2%, के 2% का डिस्काउंट नहीं लेगा। ये कौन सा डिस्काउंट है जिसके बारे में अंदाजे लगाए जा रहे हैं, ये कैश डिस्काउंट है, सेटलमेंट डिस्काउंट है, ठीक है जी, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट है, ये ट्रेड नहीं है। ट्रेड तो, ट्रेड के साथ तो कोई शर्त शराइत ही नहीं होती, सोचने की जरूरत ही नहीं होती। कहता व्हाट एंट्री रिक्वायर्ड इफ एक्सपेक्टेशंस गोज रॉन्ग। ऐसा, इससे पहले ये समझे, इधर देखें स्टार्ट में आपने एंट्री क्या की होगी, आपने कहा होगा डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कितने से, आपने कहा जी कि हमारा अंदाजा है कि अगला बंदा डिस्काउंट नहीं लेगा, तो आपने फुल अमाउंट से एंट्री की होगी। वो जब हमने MCQ की डिस्कशन की थी, तो उधर मैंने आपको बताया था कौन कौन सी चीजें फुल अमाउंट से आती हैं, कब कब हम स्टार्ट में फुल अमाउंट से, ग्रॉस अमाउंट से एंट्री किया करेंगे, कब कब नेट से करेंगे। तो भाई हमने कहा होगा 2,900 डेबिट, और इधर भी यही कहा होगा 2,900 क्रेडिट। अच्छा, ये तो हमने कह दिया जी स्टार्ट में इनिशियली जो एंट्री की, इनिशियल एंट्री हमने ये की होगी, इनिशियल जर्नल एंट्री। भाई सेटलमेंट डेट पे क्या हुआ, सेटलमेंट डेट उस तारीख को कहते हैं जब पेमेंट हो जाती है। अच्छा जी, कहता जी एक्सपेक्टेशन गोज रॉन्ग, रॉन्ग हो गई। अब मुझे बताएं, रॉन्ग होने का मतलब है कि हमारा अंदाजा था डिस्काउंट नहीं लेगा, उसने डिस्काउंट ले लिया,
तो भाई अब एंट्री क्या होगी, हमें पूरा कैश नहीं मिला बल्कि थोड़ा कैश मिला, 98% मिला, जो कि बनता है 196882, 196882। ये पहली बात। दूसरी बात भैया, डेटर में कमी तो जितने से रिकॉर्ड किया उतने से आनी है, तो ये बात भी समझ आ गई, आसान होगी बात। अब भाई कौन सा, हम सेल्स की है ना, तो सेल्स वुड बी द बैलेंसिंग फिगर। तो ये सर इधर सेल्स आ जाएंगे, इसका मतलब आपने सेल्स ज्यादा से रिकॉर्ड की हुई है, तो ये बनती हैं जी 4018, 4018। तो सर ये एंट्री अब करनी पड़ेगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। एमसीक्यू की डिस्कशन में हमने बड़ी डिटेल इस पे गुफ्तगू की है, ठीक है। अच्छा जी, रिसीवेबल मैंने डेटर लिखा, इन्होंने रिसीवेबल लिखा, चलें बस ये बात भी ठीक है, इसे रिसीवेबल भी कहते हैं, ज्यादा अच्छा लफ्ज ट्रेड रिसीवेबल या डेटर है। 12 पे आए, कहता व्हेन इज अ क्रेडिट नोट टिपिकली इशूड इन अकाउंटिंग। तो कहता है जी क्रेडिट नोट तब इशू किया जाता है जब से रिटर्न के केस में, ठीक है। तो जब रिटर्न होती है तो जारी बात है फिर रिटर्न हम कहते हैं जी डेटर हमने तुम्हें क्रेडिट कर दिया, ये एंट्री करते हैं सेल्स रिटर्न डेबिट, और सर डेटर क्या हो जाता है क्रेडिट, यानी अब डेटर से उतने पैसे नहीं लेने ना हमने, तो कहते ये बी बनता है जिसका टू रिड्यूस द अमाउंट ओड बाय अ कस्टमर। कहता है कस्टमर्स का जितना उधार था अब उससे कम हो गया ना, रिड्यूस हो गया, तो ये है जी, ठीक है। ये जवाब बनता है इसका। और ये डी नहीं बनता, कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज होंगे कि डी के बारे में, तो डी नहीं है इसका, डेल्टा नहीं है, बी जवाब है इसका। 13 पे आए, कहता है इन अकाउंटिंग व्हाट डज अ क्रेडिट नोट इंडिकेट अबाउट अ ट्रांजेक्शन। अच्छा जी, इसको ए को पढ़ लें, कहता था कस्टमर ओज मोर मनी, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, मोर मनी नहीं लेस मनी होता है। द कस्टमर ओज, ये इस एंट्री से समझ आएगा, द कस्टमर ओज लेस मनी। कहता पहले अगर मिसाल के तौर पे कस्टमर ने 10,000 देना, तो 2,000 की चीजें वापस होगी या 2,000 कम देना है, ठीक है। तो ये बी बनता है जी, बाकी तो दोष वैसे देखने से लग रहा है कि इसका जवाब बन ही नहीं सकते। 14 पे आए, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल रीजन फॉर इशूइंग अ क्रेडिट नोट इन अकाउंटिंग। तो भाई इसका मतलब होता है, ए पढ़े, कहता रिक्वेस्टिंग इमीडिएट पेमेंट फ्रॉम अ कस्टमर, तो ये तो होता ही नहीं है। ये तो स्टेटमेंट के केस में शायद कहा जा सकता है, ये तो इसकी रीजन नहीं होती कि इस वजह से क्रेडिट नोट इशू किया जाता। एक्नॉलेजिंग द रिसीट्स ऑफ गुड्स, ये होता है गुड रिसीव नोट, गुड रिसीव नोट होता है ये। कहता है जी करेक्टिंग अ बिलिंग अमाउंट ड्यू टू सेल्स रिटर्न, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ये सी बनता है। चार्ली कहता, डी पढ़ लें, कहता है इंक्रीजिंग द टोटल इनवॉइस अमाउंट, नहीं नहीं ये गलत है जी, सी जवाब है। 15 कहता व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ डेबिट नोट। डेबिट नोट की गुफ्तगू शुरू कर दी। इस वाले क्वेश्चंस में ना हमने डेबिट क्रेडिट नोट के काफी क्वेश्चन मैंने डाले थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसकी टेस्टिंग होना जरूरी है। कहता व्हेन रिसीव्ड बाय अ कंपनी, कहता व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ डेबिट नोट व्हेन रिसीव्ड बाय अ कंपनी। अच्छा, अब ये बात कर रहा है व्हेन रिसीव्ड बाय अ कंपनी, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये एंट्री होगी जी, डेबिट नोट जब रिसीव करती है ना कोई भी कंपनी, तो उसका मतलब क्या है भैया, क्रेडिट नोट इशू किया जाता, ठीक है। और जब क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा, वो कौन इशू करेगा, वो इशू करेगा जी तो जो क्रेडिटर होगा, वो सॉरी जिसने सप्लाई की होगी चीजें, जिस वो सप्लायर करता है। अच्छा, अब इसके ऑप्शंस पे आते हैं, ये डेबिट नोट की बात कर रहा है, व्हेन रिसीव्ड, कहता टू रिकॉर्ड अ रिडक्शन इन अकाउंट्स पेएबल, कहता टू एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ अ पेमेंट फ्रॉम द, एक्नॉलेज की तो बात ही नहीं होती ना, ये तो कुछ और है। कहता टू एक्नॉलेज द परचेज रिटर्न, और कहता टू रिक्वेस्ट अ रिफंड, भाई रिफंड कहाँ से आ गया, ये भी नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये डिस्कशन कर लेते हैं कि डेबिट नोट रिसीव कब किया जाता। भाई ये सप्लायर है, सप्लायर इशू करेगा हमेशा क्रेडिट नोट, कहेगा डेटर मैंने तुम्हें क्रेडिट कर दिया, सही है। और ये है कस्टमर, रिटर्न के केस में ये क्या एंट्री करेगा, ये कहेगा क्रेडिटर डेबिट, और सर इधर आएगा जी परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये इशू करेगा क्रेडिट नोट, और कस्टमर इशू करेगा डेबिट नोट, ठीक है। अच्छा जी, इसने अगर इशू कर दिया डेबिट नोट, तो ये रिसीव करेगा क्रेडिट नोट, और ये रिसीव करेगा डेबिट नोट,
ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। तो इधर आए, कहता जी व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेबिट नोट व्हेन रिसीव्ड, जब रिसीव करेगा तो इसका मतलब क्या होता है, कहता है टू रिकॉर्ड आ रिडक्शन इन अकाउंट्स पेएबल। तो ये बात जो है ना ये सही लग रही है, ठीक है। जब ये रिसीव करेगा, ये रिसीव करेगा डेबिट नोट, ठीक है, तो इस बंदे ने भेजा होगा डेबिट नोट, इस बंदे ने भेजा होगा, इससे ये पता चलेगा कि उसने, इस बंदे ने, कस्टमर ने आपको क्या कर दिया है, आपको डेबिट कर दिया, यानी अब उसने आपको इतने पैसे नहीं देने, ठीक है। तो इन चारों को देख के ये वाली बात जो है ये समझ आती है। तो एक्नॉलेज द परचेज रिटर्न, नहीं नहीं ये नहीं होता, इसका होता परचेज रिटर्न के केस में ही है, जारी बात है। सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न के केस में डेबिट या क्रेडिट नोट होता है, लेकिन ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, ए वाला, ठीक है। अमाउंट को रिड्यूस करना, कम करना, ज्यादा करना, तो ये ए अल्फा जो है इसका ज्यादा अच्छा ऑप्शन बनता है। 16 पे आए, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। चलें पढ़ते हैं। कहता जी डेबिट नोट आर इशूड टू कस्टमर्स। अच्छा नहीं 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 भाई, ये इशूड डेबिट नोट नहीं, क्रेडिट नोट कस्टमर को इशू किए जाते हैं। कहता है डेबिट नोट्स आर इशूड बाय कस्टमर्स वाइल क्रेडिट नोट्स आर रिसीव्ड बाय सप्लायर्स। डेबिट नोट जो है इशू करते हैं जी कस्टमर्स, इशू करते हैं, बिल्कुल सही बात है। वाइल क्रेडिट नोट्स आर रिसीव्ड बाय सप्लायर्स, भाई क्रेडिट नोट जो होता है ना ये इशू करता है सप्लायर, ठीक है। तो रिसीव कौन करेगा, रिसीव कस्टमर करेगा, ठीक है, ये गलत है। जिस बच्चे ने इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को सोच लिया वो हर एंगल कवर कर लेगा। कहता है डेबिट नोट्स आर इशूड बाय कस्टमर, बिल्कुल सही बात। ये देखें, इधर से देखें, ये कौन इशू करेगा, ये कहेगा क्रेडिटर, मैंने तुम्हें क्या कर दिया, मैंने तुम्हें डेबिट कर दिया, ये इशू करेगा डेबिट नोट। अच्छा, अगली बात, कहता जी वाइल क्रेडिट नोट्स आर इशूड बाय सप्लायर, ये कहेगा डेटर मैंने तुम्हें क्रेडिट कर दिया। तो ये बात जो है ये ज्यादा अच्छी है, ये इसका चार्ली बनता है। और ये रिफंड तो होता, ये डी देखें, कहता है जी डेबिट नोट्स आर यूज एक्सक्लूसिवली फॉर रिफंड, नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, रिफंड के लिए थोड़ी होता है, तो इसका चार्ली बनेगा जी। 17 पे आए, कहता जी अब ये 3-4 एमसीक्यूज जो थे ना ये बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में है। अच्छा एक बात समझ लें, बिजनेस ट्रांजैक्शन को शुरू करने से पहले भैया हमने इसको ऐसे समझा है ये है बिजनेस का डिब्बा, ठीक है जी। सबसे पहली बात, इस डिब्बे से बाहर अगर कोई चीज जाएगी इन या आउट, वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। लेकिन एक बात का आपको आपको पता है ना, वो बिजनेस से रिलेट भी होनी चाहिए। जो तो इस डिब्बे से आउट या बाहर जा रही है चीज, भाई ये ट्रांजैक्शन तो है बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन दूसरी शर्त भी पूरी होनी चाहिए, क्या आया कि वो बिजनेस का एक्सपेंस भी है कि नहीं। अगर ये दोनों चीजें पूरी हो गई तो हम उसे कहेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है। चलें आए पढ़ते हैं। कहता है कंपनी पेड फॉर इट्स एम्प्लॉयज चाइल्ड एजुकेशन एक्सपेंसेस, कहता है कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के बेटे के स्कूल के कॉलेज के खर्चे पे कर दिए। एज कहता पार्ट ऑफ, भाई एक बात तो है बिजनेस से कुछ गया, ये एक बात तो पूरी हो गई। ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट्स पैकेज सैलरी, कुछ कंपनीज होती हैं वो एजुकेशनल अलाउंस देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि उनके बच्चों के तालीम के अखराजात को पूरा करने के लिए। तो भाई ये देखें ना, ये बिजनेस ने जब जिम्मेदारी ली है तो ये बिजनेस का एक्सपेंस हुआ। तो अच्छा जी, एज पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट्स पैकेज सैलरी, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंपनी ने अगर पे कर दिया, ये बिजनेस के डिब्बे से तो चीज आउट हो गई, ये बात तो हमें समझ आती है। लेकिन भाई एक चीज आपने देखनी है, एज पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स पैकेज सैलरी, तो भाई इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा यस, इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। अच्छा इधर लिखा हुआ है नो बिकॉज इट्स अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द एम्प्लॉय, ये बात मुझे को इतनी जो है ना ये सही नहीं लग रही, ये बात को इतनी अच्छी नहीं लग रही। इसका सही जवाब ये बनेगा भाई, यस इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। 18 पे आए, कहता इज द फॉलोइंग इवेंट कंसिडर्ड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। पढ़ते हैं, कहता था सीईओ ऑफ द कंपनी यूज द बिजनेस क्रेडिट कार्ड टू बाय अ लग्जरी वॉच फॉर पर्सनल इस्तेमाल। भाई एक बात तो बड़ी क्लियर है,
बिजनेस से कोई चीज बाहर गई, ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये बिजनेस का एक्सपेंस भी है कि नहीं? बिल्कुल ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। ये जो ऑनर है, सॉरी जो सीईओ है, ये उसका जाती खर्चा है, ठीक है जी। अब जाती खर्चा, दोनों कंडीशंस पूरी नहीं हुई। बिजनेस से कोई चीज बाहर गई, ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, लेकिन वो एक्सपेंस बिजनेस का नहीं है, वो पर्सनल है सीईओ का। तो इधर देखें, कहता है डी पढ़े जरा, कहता है पेमेंट ऑफ वॉच बाय यूजिंग बिजनेस कार्ड इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कहता है वाइल बाइंग वॉच फॉर पर्सनल इस्तेमाल इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। और अगर ये वाला ऑप्शन ना होता तो फिर गुजारा करना था हमने इस बात को लेके, फिर बी वाला सही कर देना था, नो बिकॉज इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस अनरिलेटेड टू द बिजनेस। लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छी बात थी कि उसने दोनों बातें कवर कर दी। उसने कहा जी पेमेंट ऑफ वॉच, जो वॉच इस तरह का एक हमने एग्जांपल की भी हुई है अपने नोट्सों के अंदर, कि बिजनेस से अगर कोई चीज बाहर गई, ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, लेकिन कहता है ये वॉच का जो खरीदना, कहता है ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि ये उसके जाती इस्तेमाल के लिए है। 19 नंबर पे आए, कहता इज द फॉलोइंग इवेंट कंसिडर्ड अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। पढ़ते हैं जी स्टेटमेंट। कहता है बिजनेस ऑनर सोल्ड देयर पर्सनल आर्ट वर्क। कहता है उसने अपना पर्सनल, जो ऑनर था ना, उसने पर्सनल आर्ट वर्क, इसे कहते हैं जी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग जो हैं उनकी हॉबी होती है ड्राइंग्स बनाना, इस तरह की चीजें, सही है, कोई तस्वीर बनाना। तो कहता है जी आर्ट वर्क टू अ कस्टमर हु फ्रीक्वेंटली विजिट्स देयर स्टोर। कहता एक कोई कस्टमर था, उसको ऑनर ने अपनी जो महारत थी, सही है, ये जो आर्ट वर्क होता है, ये उसको बेच दिया। तो भाई ये बिजनेस का आर्ट वर्क नहीं है, ये ऑनर का सेपरेट है, अपना जाती है, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन थोड़ी है। ये उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया था वो कभी कभी जो कस्टमर है वो ऑफिस में भी आता है। तो भाई इसका जवाब है नो, द आर्ट वर्क इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस बिकॉज इट इन्वॉल्व द ऑनर्स पर्सनल एसेट्स, ठीक है। 20 नंबर पे आए, कहता जी इज द फॉलोइंग इवेंट, अच्छा इसमें आपके जहन में ये भी आ सकता है कि सर इसमें ये सी सही नहीं है चार्ली, बिकॉज इट्स जनरेट्स रेवेन्यू फॉर, भाई ये बिजनेस का रेवेन्यू नहीं है, बिजनेस की इनकम नहीं है, ये ऑनर की अपनी जाती इनकम है, ठीक है। और कहता जी 20 नंबर पे आए, एक कंपनी इंकर्ड लीगल एक्सपेंसेस टू डिफेंड वन ऑफ इट्स एम्प्लॉय इन अ पर्सनल लॉ सूट अनरिलेटेड टू देयर जॉब। कहता है ये उसकी जॉब से रिलेट नहीं करता, बिजनेस ने पे तो कर दिया, बिजनेस के डिब्बे से बाहर कोई चीज जा तो रही है, लेकिन दूसरा सवाल, क्या ये बिजनेस का खर्चा है भी सही कि नहीं? भाई ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। और आगे इसने लिखा भी हुआ है बेयरिंग लीगल एक्सपेंस इज नॉट पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट पॉलिसी। एम्प्लॉय बेनिफिट पॉलिसी का मतलब होता है सैलरी के अलावा भी एम्प्लॉय को बेनिफिट देना। और बिजनेस जो है वो कई तरह के अखराजात अपने जिम्मे लेता है एम्प्लॉयज के, सही है। तो भाई ये बिजनेस का खर्चा है ही नहीं, तो इसका जवाब बनता है बी, नो बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज पर्सनल मैटर, ठीक है जी। ठीक है जी, ये बी हो गया। अच्छा 21 पे आए, कहता है इज द फॉलोइंग इवेंट कंसिडर्ड अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कहता है एक कंपनी डोनेटेड मनी टू अ लोकल चैरिटी। कहता है बिजनेस ने क्या कर दिया, डोनेशन कर दी, सही है, डोनेशन दे दी टू अ लोकल चैरिटी एज पार्ट ऑफ इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम। तो भाई ये ना असल में कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं एज ए सिटीजन हम पे, कि भाई हमने लोगों की हेल्प करनी है। तो भाई उस वजह से एंटिटी ने डोनेशन दे दी। तो भाई अब आपने एक बात देखनी है, ये बिजनेस के डिब्बे से कोई चीज बाहर तो जा रही है, और ये जो डोनेशन जो है ये बिजनेस पर्पस के लिए दी गई है ना, ठीक है, एज पार्ट ऑफ इट्स, ये हिस्सा है किसका, जिम्मेदारी का, किस चीज का, भाई आप बिजनेस रन कर रहे हैं, तो इसमें जनरल पब्लिक का भी कोई ना कोई हिस्सा है, तो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। तो ये जो है ना, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ठीक है। इट इनहांस द कंपनीज इमेज इन द कम्युनिटी। ऑनर ने अपनी जाती डोनेशन नहीं दी, या किसी एम्प्लॉय ने डोनेशन देनी थी तो हमने बिजनेस से निकाल के दे दी है, वो फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होनी थी। लेकिन ये ए जो है ये बिजनेस बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। अच्छा ये यस है सी वाला भी, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसमें ऑप्शन, इसमें गलत स्टेटमेंट है, कहता बिकॉज इट्स द कंपनीज लीगल। भाई ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक हमें जो है एक शहरी होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है, बिजनेस की जिम्मेदारी है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि लीगल। अच्छा जी 22 नंबर पे आए, कहता व्हाट इज द एंट्री ऑफ डिस्काउंट अलाउड। तो भाई अलाउड जो होता है ना, गम की बात होती है, इनकम को कम करता है, सेल डेबिट और डेटर क्रेडिट।
कहता जी व्हाट इज द एंट्री ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड। भाई ये खुशी की बात होती है डिस्काउंट का मिलना, ये एक्सपेंसेस को कम करता, और जितने पैसे हमने देने होते हैं, अब जारी बात है क्रेडिटर को उतने नहीं देंगे, तो क्रेडिटर सर डेबिट होगा और परचेजेस सर क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है, एक्सपेंस में कमी। 24 में है, कहता व्हाट डज द टर्म सेटलमेंट डेट इन एन अकाउंटिंग रेफर्स टू। ये भी आपको थोड़ी देर पहले बताया का द डेट व्हेन पेमेंट और रिसीट इज मेड, जिस दिन रिसीट या पेमेंट होती है उसको सेटलमेंट डेट कहते हैं, यानी सेट कर दिया, जितने पैसे लेने थे या देने थे वो सेटल हो गए हैं। 25 नंबर कहता हाउ शुड डिस्काउंट अलाउड, ट्रेड या सेटलमेंट दोनों, कहता जी बी अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो भाई हमेशा याद रखिएगा दोनों जो है ये ग्रॉस सेल से माइनस होते हैं। ग्रॉस सेल की जगह भी अगर सिर्फ सेल्स अमाउंट है ना तो ये ज्यादा अच्छा लफ्ज है, क्योंकि बाजू का ऐसी होता है सेल्स में से हमें सेल्स रिटर्न को माइनस करना पड़ता है, तो फिर ग्रॉस तो ना हुई, ठीक है, तो इस सेल्स अमाउंट सिर्फ लिखा ये ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं था इसलिए फिर हमने बी को जो है वो टिक कर दिया। इधर लिखा जी रिकॉर्डेड सेपरेटली फ्रॉम सेल, भाई सेपरेटली थोड़ा रिकॉर्ड होता है, उसमें से माइनस करते हैं हम सेल्स में से। 26 कहता है इन द क्रेडिट टर्म 2 10 और n/30 का कहता मतलब नहीं, मतलब उसका नहीं, सिर्फ दो का मतलब पूछा, तो दो का मतलब है ये 2% डिस्काउंट की अमाउंट है, द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अवेलेबल, सही है, अगर 10 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर दी तो। कहता हाउ इज डिस्काउंट अलाउड ट्रीटेड इन अकाउंटिंग, तो भाई ये एक्सपेंस होता है, एज एन एक्सपेंस, एज एन इंक्रीज इन एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड जो होता है जी बिल्कुल ये खर्चा होता है, गम की बात होती है, गम की बात, ठीक है जी। अच्छा जी, और जी 28 नंबर कहता है जी वेट वट टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट रिसीव। कहता है डिस्काउंट रिसीव खुशी की बात, कहता है रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इन एक्सपेंसेस, नहीं जी एक्सपेंसेस में थोड़ी, कहता है ट्रीटेड एज लायबिलिटी, ना ये भी गलत है, कहता है रिकॉर्डेड एज अदर इनकम और डिक्रीज इन एक्सपेंस। भाई अब आई के आपकी किताब के अंदर ना ये लाइन एज इट इज लिखी है, तो मजबूरी है इसको सही कहना, वरना आपको पता है हम ना डिक्रीज इन एक्सपेंस कहते हैं इसे, सही है जी। अच्छा, और डी देखें, कहता है और उसने पूछा भी ये था कि दो बताएं जो सही है, तो उसमें से फिर यही बनता है ना एक, और कहता है डी वाला डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस परचेज अमाउंट, तो ग्रॉस की जगह अगर सिर्फ परचेज अमाउंट लिखा हो ना ये ज्यादा बेहतर है, तो सी और डी जो है इसके जवाब बनते हैं। अगर पेपर में आपको कभी ऑप्शन आए जिसमें अदर इनकम भी हो और डिक्रीज इन एक्सपेंस भी हो, आपने इसको टिक करना है। अच्छा, आप जोन सा मर्जी ट्रीटमेंट कर लें, अल्टीमेटली इसने होना तो परचेज अमाउंट में से माइनस है ना, ये नया ट्रीटमेंट है ये वाला। अच्छा 29 नंबर कहता है इफ अ कंपनी रिसीव्स आर डिस्काउंट फ्रॉम अ सप्लायर, हमें मिला सप्लायर से डिस्काउंट, कहता हाउ डज इट अफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। जब डिस्काउंट मिलता है तो इसकी एंट्री क्या करते हैं जी आप, हम कहते हैं क्रेडिटर डेबिट, और सर परचेजेस क्या हो गई क्रेडिट। अब अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर क्या होगा, लायबिलिटी कम होगी, और चूंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंसेस की जगह नहीं होती, सही है, एक्सपेंस की कमी है, तो एक्सपेंस का बढ़ना अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जब एक्सपेंस बढ़ते हैं हम माइनस में लिखते हैं, मिसाल के तौर पे 10,000 कैपिटल में माइनस से लिखेंगे, जब एक्सपेंस की कमी है तो भैया ये कैपिटल को बढ़ा देगा। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो कैपिटल कम होता है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो कैपिटल जो है ये कम होता है, कम, ठीक है, जब एक्सपेंस बढ़ता है तो कैपिटल कम होगा, सही है, और जब एक्सपेंस कम होता है तो कैपिटल बढ़ता है, ठीक है। जवाब बनता है जी इट डिक्रीज लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इक्विटी, इसका बी बनता है। पेपर के अंदर जो आपके पास क्वेश्चन पेपर था उसमें माजरत ये थोड़ा सा चेंज था शायद, ये वाला, इसका असल में बी बनता है। 30 नंबर पे आए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सही रिगार्डिंग डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड की क्या एंट्री होती है जी, ग्रॉस की जगह ना इधर सेल सिर्फ होता तो ज्यादा अच्छा है। आपको पता है जौन सा भी डिस्काउंट आ जाए चाहे ट्रेड हो या सेटलमेंट हो, आप इसको अलाउड अगर हो तो सेल में से माइनस कर देते हैं, डिडक्टेड, ठीक है। उम्मीद है जी बात आपको जो है ये समझ आई होंगी सारी। चलें जी इसको लाजमी लें, इस वाली रिकॉर्डिंग को, जो आपकी गलतियां थी उनको देखें, और क्वेश्चन के अंदर ना एक दो जगह पे मसले थे वो मैंने इधर डिस्कशन के दौरान सही कर दिए हैं, ठीक है जी। चलें, उम्मीद है जी आप लाजमी इसको सुन लेंगे, अपनी गलतियों को नोट भी करेंगे, और जो गलतियां की हैं वो दोबारा दोहराएंगे नहीं, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।